हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है हम शुरू करेंगे कि चैप्टर 4 का जो प्रॉब्लम है, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अपना बुक निकाल लीजिए। मैं एनसीईआरटी का जो नया पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4.1 दैट इज चैप्टर 4 प्रॉब्लम 1 आप देखें। वो प्रॉब्लम ये क्या बोल रहा है कि ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, a circular coil of wire consisting of how many turns. So given, यहाँ ऐसा लिखेंगे कि given क्या चीज given है, n is equal to 100 टन, 100 टर्न्स है इसमें। each of radius 8.0 सेंटीमीटर, carries a current of 0.40 एम्पियर। समझ में आया? what is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमें वही फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए आप जानते हैं कि जो सर्कुलर कॉइल होता है, उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है। सो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I ओवर R। ये होता है कि एक एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली उसके सेंटर पे इतना होता है। लेकिन अगर आपके पास n टर्न है तो n से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ओवर आर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। ओके, जहाँ पे बाकी सारा चीज गिवन है, r जो है इसका रेडियस है, तो यहाँ पे स्मॉल r ना करके कैपिटल r है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी वैल्यू रख देनी है हमें। एसआई सिस्टम हम सभी यूज करेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 रेज टू -7 2 पाई 2 इंटू 3.14, और n की वैल्यू आपकी 100 टर्न्स और I की वैल्यू कितनी है 0.4 एम्पियर, डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस इज बेसिकली 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ये टेस्ला, ये हमारा टेस्ला में आ जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये 4 हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.1 बचेगा। तो क्या हुआ आपका 3.14 इंटू 10 रेज टू -7, 10 रेज टू -7 यहाँ पे है, और यहाँ पे है आपका 10 रेज टू 2, और यहाँ पे आपका कितना है 10 रेज टू -1, क्योंकि 0.1 को 10 रेज टू -1 लिख सकते हैं। 10 रेज टू -2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू 2, राइट, ये हो जाएगा हमारा। तो आप जानते हैं कि जब अगर आपका बेस सेम हो, जैसा x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b, बेस अगर सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई करते हुए, सो इट इज a प्लस b हो जाएगा। तो ये कितना होगा 3.14 इंटू 10 रेज टू -7 प्लस 2 -1 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा आपका 4, दैट इज -4। So it is 3.14 into 10 raised to -4 and this is in Tesla. So B is equal to हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। A long straight wire carries a current of 35 ampere. Okay. A long straight wire, एक long straight wire है, मान लेते हैं इन्फिनिटी ऐसा करके, इसका मीनिंग यही है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना करंट इसके अंदर से जा रही है, 35 एम्पियर की करंट इसके अंदर से जा रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। 20 सेंटीमीटर, इससे हम अगर जाएं यहाँ से 20 सेंटीमीटर, तो कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या होगी, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट जो कंडक्टर होता है उससे r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, और एक्चुअली इनफाइनाइट, क्योंकि ये हमारा बोल रहा है ये कि बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो ये किसके बराबर होता है, आई थिंक आपको पता होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना होता है 2i अपॉन r। ये मेरे ख्याल से इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आपको पता होगा, या जनरली अगर किसी को याद है कि ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, तो भी सही है, ठीक है। जस्ट मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसलिए रखा है क्योंकि जस्ट उसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है।
सो बी इज इक्वल टू हमारा इतना हो जाएगा। क्या क्या गिवन है आपको पता है कि करंट इसके अंदर से कितना जा रहा है 35 एम्पियर, यहाँ से यहाँ तक का जहाँ पे निकालना है वहां का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 इंटू आई की वैल्यू कितना है 35 एम्पियर डिवाइडेड बाई आर कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 10 रेज़ टू -2 मीटर हो जाएगा। बस यही है कि सभी चीज को ऐसा सिस्टम में मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब आंसर जो है वो टेस्ला में आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम काट दें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 10 यहाँ पे 10 रेज़ टू -2 दैट इज 10 रेज़ टू -1, और 10 रेज़ टू -1 अगर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 10 रेज़ टू -7 इंटू 10 रेज़ टू 1 है, ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू 1 हो जाएगा, और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 रेज़ टू -6 एक्चुअली टेस्ला। लेकिन इसको जस्ट साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें सो वी कैन राइट 3.5 इंटू 10 रेज़ टू व्हाट, अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो 3.5 इंटू 10 रेज़ टू -5 टेस्ला आपका आंसर हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू हमारा इतना हो गया कि 3.5 इंटू 10 रेज़ टू -5 टेस्ला। 4.3 प्रॉब्लम को देखते हैं। A long straight wire in horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Let us consider कि horizontal plane में वो रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये हमारा horizontal plane है और हमारा north इधर है और हमारा south इधर है, और इसका मतलब ये हो जाएगा east इधर होगा और west इधर होगा, है ना, east west north south। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि a long straight wire in horizontal plane carries a 50 ampere current in north to south direction, यानी कि जब देखिए करंट हमारा इसमें रखा गया है, यानी कि हमने ऐसा स्ट्रेट वायर को रखा है हुआ है जिसके अंदर से जो करंट हमारी जा रही है वो 50 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हो रही है, ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब यहाँ पे देखें कि चूंकि ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 2.5 मीटर पे वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो 2.5 मीटर यानी कि इस डायरेक्शन में आप चले जाओ, मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे है आपका 2.5 मीटर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है जो सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप जानते हैं कितना हो जाता है, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जस्ट पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2I/R, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 रेज़ टू -7, 2I का वैल्यू कितना है यहाँ पे, I का वैल्यू है आपका 50 एम्पियर, ठीक है, I का वैल्यू है आपका 50 एम्पियर डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 2.5 मीटर, राइट, ये हो जाएगा। अब एक काम करें, अगर इसको हम 10 रेज़ टू -7 करें और इसको आप एक काम करें, इसको 2 ले लें, इसको आप ले सकते हैं 50 और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नीचे वाला जो है 22.5 को 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमने 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 10 से ऊपर तो 10 से यहाँ, तो ये 25 दैट इज 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो करके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू और 10 रेज़ टू -7 एंड दिस वन इज 10 रेज़ टू -6, तो यू कैन राइट 4.0 इंटू 10 रेज़ टू -6 टेस्ला। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड का, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड रहा है। अगर यहाँ पे अगर पूछ देता कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन को हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा, तो यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं यार, ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 4.4। A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction। अभी जो हमने एक डायरेक्शन बनाया था, लेट अस कंसीडर उसी पे स्टिक रहते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बोल रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड वायर कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर। ए हॉरिजॉन्टल वायर है और ये कितना है, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये दिया हुआ है। तो जस्ट इसका फिगर ही बनाना होता है, आई मीन 50 नहीं दिया हुआ है, आई थिंक 90 दिया हुआ है, पहले वाले प्रॉब्लम में 50 था। तो ये दिया हुआ है कि ए हॉरिजॉन्टल करंट कैराइंग वायर कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर
in east to west direction. So this is east, this is west direction as follows from this figure. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर बिलो द लाइन? इस लाइन से बिलो में, मतलब यहाँ पे आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तो इस पॉइंट के बिलो आपका 1.5 मीटर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, ओके। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बताइए कैसे फाइंड आउट करना है? तो कुछ भी नहीं करना है, एग्जैक्टली जैसा प्रॉब्लम था आई थिंक 4.2, 3 एंड 4 एग्जैक्टली उसी तरीके से है। तो हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा क्या? 2I ओवर R, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷, और ये हो जाएगा हमारा 2, और I की वैल्यू कितनी है? 90 एम्पियर, और डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू है हमारा 1.5 मीटर, राइट? समझ में आ गया नहीं? कितना हो जाएगा? इसमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना होगा यहाँ पे? 10⁻⁷, यहाँ पे आपका 2 हो गया, और यहाँ पे आपका 90 मल्टीप्लाइड बाई 10, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो और कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 112 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, और ये 10 है, ये 10⁻⁷, दैट इज 10⁻⁻6। थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁵, और ये हो जाएगा आपका टेस्ला। सो B इज इक्वल टू हमारा इतना वैल्यू हमारा आएगा। अगर यहाँ पे बोला जाए कि इसका डायरेक्शन भी निकालिए, तो डायरेक्शन किधर होगा आपका? राइट हैंड पाम रूल हम अप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, और इधर जो होगा बाहर की तरफ निकलेगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 4.5। What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of the uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला? यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि एक वायर है, लेट अस कंसीडर दिस इज द वायर, ओके, ऐसा करके, और इसके अंदर से जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू 90, I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है। सो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रखा हुआ है, और ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से ये कितना एंगल बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमारी 0.15 टेस्ला के अंदर इसको रखा गया है। देन फाइंड आउट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन दिस वायर। तो हमें पता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक यूनिफॉर्म रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इन जनरल उस पे एक फोर्स लगता है। फोर्स इन जनरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है थीटा पे। तो हम जानते हैं कि फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। सो F इज इक्वल टू आपको पता है I इंटू एल क्रॉस बी, ये हमारा होता है अगर उसका लेंथ इनफैक्ट अगर उसका लेंथ आपका L हो तो, ठीक है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो F इज इक्वल टू होता है हमारा I L B साइन थीटा, ये हो जाता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या क्या गिवन है देखिए, I जो है वो दिया हुआ है, B दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है हमें, क्वेश्चन क्या है, निकालना यह है कि फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, हमें ये निकालना है इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब यही मैग्नीट्यूड हो गया है, तो इसको आप ऐसा लिखते हैं F। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज L को हम इधर ट्रांसफर कर दें, सो इट बिकम फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू I B sin थीटा हो जाएगा। I की वैल्यू क्या है ये बताएं, I की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू कितना है 0.15, और यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू मतलब sin 30 डिग्री। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4, और जब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 60, और यहाँ पे 0.6 न्यूटन एक्चुअली फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअली होगा। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ उस वायर पे कितना लगेगा, वो 0.6। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि इसका रॉड मतलब अगर ऐसा करें कि ये लेट अस कंसीडर कि 2 मीटर का अगर है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर इतना है तो 2 मीटर पे कितना लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 मीटर पे जो लगेगा वो कितना लगेगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, है ना।
तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा ये आंसर। अब हम देखते हैं 4.6। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। एक सोलेनोइड आपके पास है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सोलेनोइड है, लेट अस कंसीडर। इस सोलेनोइड के अंदर एक आपका वायर रखा हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये आपका सोलेनोइड का एक्सिस होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। इसके अंदर जो वायर रखा हुआ है इट इज लाइक दिस। ये वायर 3 सेंटीमीटर का वायर है ना। तो इसका जो लेंथ दिया गया है वायर का वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का वायर है। और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितना है, वायर के अंदर है, ये जो वायर है 3 सेंटीमीटर का, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर की करंट है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। सो B इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला है, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली B इज इक्वल टू, इसके अंदर वही गिवन है 0.27 टेस्ला गिवन है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखिए कि सबसे पहले तो आपको पता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलरेडी गिवन है, तो इवन सोलेनोइड को हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे ही हो गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड, और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली, अगर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली करंट का डायरेक्शन किधर है। अगर आपने सोलेनोइड से के अंदर से करंट इस तरीके से अगर दे के रखा है, तो अगर हम बात करें कि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। तो हम ऐसे ही मान लें कि इसके अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका ऐसा है। तो अब इस चीज को आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हो कि एक आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ गया जिसका डायरेक्शन हमारा क्या है, ये है, और एक वायर को हमने रखा हुआ है जिस वायर का जो लेंथ है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर वायर का लेंथ है, और इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो 10 एम्पियर की जा रही है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अब करने में, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वही पूछ रहा है। तो जस्ट पहले वाला जो प्रॉब्लम है, फोर्स ऑन द वायर कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन द वायर कितना होगा यहाँ पे, कि लेट अस कंसीडर वो फोर्स F है, मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा ILB sin थीटा। लेकिन यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे जो करंट के राइट डायरेक्शन है, मतलब आईडीएल का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमारा होगा 90 डिग्री। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 10 एम्पियर, L की वैल्यू है आपका 3 सेंटीमीटर, उसको हम एम्पियर सिस्टम में लेके जाएंगे तो 0.03 मीटर हो जाएगा। और B की वैल्यू कितना दिया गया है, 0.27 टेस्ला, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90, जो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.27 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 81। सो 81, लेकिन 1 2 3 यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट होगा वो यूं होगा 0.081, और ये कितना हो जाएगा न्यूटन। एक्चुअली उस पे जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आपका 0.081 न्यूटन के होगा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा, मैं अगर यहीं पे पूछूं कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप निकाल सकते हैं I इंटू एल क्रॉस बी। I इंटू एल का डायरेक्शन इधर है, B का डायरेक्शन इधर है, तो I इंटू एल क्रॉस बी दैट इज यहाँ, मतलब बाहर की तरफ एक्चुअली इस पे फोर्स लगेगा, मतलब ऐसा फोर्स का डायरेक्शन होगा यहाँ पे। ओके, तो प्रॉब्लम 4.7 यहाँ पे देख लें। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4.7 में 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B, जैसे मान लेते हैं कि ये इस 2 लॉन्ग एंड पैरेलल, तो 2 लॉन्ग एंड पैरेलल मतलब ऐसा स्ट्रेट वायर A एंड B, ठीक है, और ये एक्चुअली पैरेलल है ऑफ कोर्स, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। यहाँ पे A वाला 8 एम्पियर करंट यहाँ पे दे रहा है, मतलब इसके अंदर से 8 एम्पियर करंट जा रही है, और यहाँ पे दूसरे वायर से हमारी 5 एम्पियर की करंट जा रही है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इन सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। वायर ए का जो 10 सेंटीमीटर सेक्शन होगा उस पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो हम पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर जब लेते थे इनफाइनाइट, अगर स्ट्रेट कंडक्टर होता था तो उस केस में जो हमारा फोर्स का जो डेरिवेशन था, इनफैक्ट फोर्स का जो एक्सप्रेशन था वो था फोर्स पर यूनिट लेंथ का। बेसिकली तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो इनफैक्ट दोनों में सेम होता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज, उसको हम स्मॉल एफ लिखते थे बेसिकली, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता था F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 ओवर R। ये होता था हमारा फॉर्मूला, है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 ओवर R। सो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअली। सो नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज व्हाट, इट इज 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। और 2I की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है आपका 8 और I2 की वैल्यू आपका क्या है 5 और नीचे R का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², ठीक है, 10⁻² मीटर। देन व्हाट इज दिस वैल्यू, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, सो इट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷ एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो ये 10⁻² और ये 10⁻³ और 10⁻⁻7 कितना हो गया आंसर। सो द आंसर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻4, ये आपका न्यूटन होगा, लेकिन ये पर मीटर होगा क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि इसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा। तो पर यूनिट लेंथ इन द सेंस कि 1 मीटर सेक्शन पे 10⁻⁻4 न्यूटन लग रहा है, तो 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितना लगेगा। तो 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर सेक्शन पे, तो 0.1 मीटर सेक्शन पे कितना लगेगा, सो इट इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 न्यूटन, ये आपका फोर्स लगेगा इतने मीटर सेक्शन पे। सो व्हाट इज दैट, इट इज 10⁻⁻5 न्यूटन आपका फोर्स लगेगा पर यूनिट, आई मीन पर 10 सेंटीमीटर पे। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे ही एक चीज और पूछा जाए कि ये जो फोर्स होगा आप बी सेक्शन पे कितना होगा, बी के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितना होगा, तो एग्जैक्टली सेम फोर्स ही होगा, ठीक है। 4.8 प्रॉब्लम क्या है, ए क्लोजली उन सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, सोलेनॉइड जो है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका लेंथ जो है वो कितना है 80 सेंटीमीटर, ये गिवन है, हैज 5 लेयर्स, इस पे 5 लेयर लगाया हुआ है एक्चुअली, 5 लेयर्स, मतलब इस पे जो लेयर है वो कितना है 5 लेयर्स लगाया गया है। तो लेयर्स जो है वो 5 है। वाइंडिंग जो है, एक लेयर की जो वाइंडिंग है वो कितना है, वो दिया हुआ है 400 टन्स, बेसिकली 400 आपका टन्स है ईच लेयर में, लेयर के अंदर, मतलब एक बार 400 टन्स, फिर से उसके बाद से 400, फिर से 400, ऐसा करके 5 बार किया गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि the diameter of the solenoid is 1.8 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो सोलेनॉइड का हमारा जो डायमीटर है, मतलब यहां से यहां तक का ये जो लेंथ है डायमीटर वो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 नहीं, 1. diameter of the solenoid is given, d is equal to 1.88 सेंटीमीटर। if the current carries is 8 एम्पियर, अगर इसके अंदर से 8 एम्पियर की करंट जाए तब क्या होगा, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। हमें क्या निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है 80 सेंटीमीटर, हम ये माने कि सेंटर पे आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्चुअली वो यूनिफॉर्म होता है, और उसमें हम ऐसा मानेंगे कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली μ0 ni, एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला एक्चुअली यही होता है, वेयर n वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो अभी देखिए कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इस 80 सेंटीमीटर में कितना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देखिए टोटल एक लेयर में वो आपका कितना टर्न है, वो है आपका 400, कितने लेयर है 5 लेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2000 टर्न। इसका मतलब ये हुआ कि 80 सेंटीमीटर के अंदर आपका 2000 टर्न है, दैट मींस दैट इज इन
80 centimeter length, that means 80 centimeter length means it is 0.8 meter length में how many tons is this? 2000 टन है आपका। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? देन n की वैल्यू कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सो इट इज 2000 डिवाइडेड बाय 0.8, सो ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ये आपका n की वैल्यू हो गई। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, व्हाट वी विल गेट, सो हेंस b इज इक्वल टू क्या होगा? b की वैल्यू म्यू नॉट, तो आप जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू एक्चुअली 10⁻⁷ एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू हो जाएगी। तो जस्ट इस वैल्यू को रखेंगे हम 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एंड n की वैल्यू है आपका 2000, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.8, और i की वैल्यू कितना है? i की वैल्यू है आपका 8 एम्पियर। 8 एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही। तो जस्ट इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? देखिए यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू कितना होगा यहाँ पे? 3.14 10⁻⁷, और यहाँ पे आपका 2 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे है क्या? यहाँ पे ये आपका अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.8 है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया 10 से तो 8 हो गया। तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। अब जस्ट आप इसको लिख दो, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8, एंड 8 इनफैक्ट ये ऐसा होगा कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 ये हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁷, और ये हो जाएगा आपका +3 एंड यहाँ पे +1, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? -3, राइट। ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जस्ट वेरीफाई कर लेना है। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25.12, सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.512 इंटू 10⁻⁻², राइट। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू आपका b का जो मैग्नीट्यूड होगा सेंटर के अराउंड, वो आपका इतना टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 4.9 क्या है? ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स। ए स्क्वायर साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसके अंदर लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ क्या है? इसका जो है स्क्वायर है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितना है? n की वैल्यू ये दी गई है आपकी कि 20 टर्न है n की वैल्यू, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। I इज इक्वल टू 12 एम्पियर की करंट इसमें के अंदर से फ्लो हो रही है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसको जो है एक वर्टिकली सस्पेंड किया गया है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इसका बेसिकली जो मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर इसका जो डायरेक्शन है ये, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये जो एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज बेसिकली 30 डिग्री, ये गिवन है। और b की वैल्यू है हमारा, एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखे हैं आप, 0.8 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखे हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल कितना होगा? टाउ इज इक्वल टू होता है एक्चुअली m क्रॉस b, ये आपको पता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड अगर बात करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। m इज इक्वल टू क्या होता है? m जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? I इंटू a होती है, लेकिन जब एक टर्न होता है तब। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो इट इज NIA, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा b, और यहाँ पे हो गया हमारा sin थीटा, सिंस m इज इक्वल टू NIA के बराबर, so it is tau, okay। so now what is n here? so n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू एक्चुअली गिवन है, it is 20, I की वैल्यू है 12 एम्पियर। एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि एरिया देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सो एरिया इज इक्वल टू व्हाट? सो एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? सो इट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। इनफैक्ट इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि चूंकि इसका जो लेंथ है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज एरिया कितना हो जाएगा? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0.01 मीटर स्क्वायर, ये इसका आपका एरिया हो गया। सो देन इसका जस्ट वैल्यू आप रखें 0.01, b की वैल्यू कितना है? 0.8, और साइन यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है? 30 डिग्री वैल्यू है, जस्ट वैल्यू पुट कर दिया हमने।
को थोड़ा साइंटिफिक वे में लिखेंगे तो 9.6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर ये टॉर्क का यूनिट होगा, राइट। सो टाउ इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। ओके, प्रॉब्लम 4.10 क्या है, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो M1 के लिए ये सारी डिटेल्स दी गई है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एरिया और V1 कितना है मैग्नेटिक फील्ड। M2 जो गैल्वेनोमीटर है उसके लिए रेजिस्टेंस, ये सभी रेजिस्टेंस मतलब जो वायर एक्चुअली उसके अंदर रहता है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एरिया कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसका। स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, जो भी आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके लिए ये दिया हुआ है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो फिक्स है, सेम है, एक्चुअली सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। तो हमें क्या निकालना है कि करंट सेंसिटिविटी हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा। तो देखिए रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी मतलब पहले हम जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 1 है M1 है उसके लिए निकालेंगे, फिर M2 के लिए और दोनों का रेशियो ले लेंगे। उसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी M1 के लिए निकालना है और M2 के लिए निकालना है, फिर उसके बाद से दोनों का रेशियो ले लेना, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो कितनी होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज ए डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये हमारा रहता है, समझ में आ गया। अब ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारी मेरे ख्याल से अगर आपको पता है तो यहाँ पे ऐसा करते हैं गैल्वेनोमीटर में कि ये जो इन इक्विलिब्रियम वो जो टॉर्क होता है एक्चुअली वो सम टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एक्चुअली ये डिफ्लेक्शन हम बोल रहे हैं, फाई जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, वो आपका डिफ्लेक्शन है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू होता है आपका mb sin थीटा। तो यहाँ पे एक्चुअली थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हम कंसीडर करेंगे, उसके अंदर जो थीटा होता है वो 90 डिग्री। तो m जो है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होगी NIA और ये हो जाएगा आपका B दैट इज K इनटू फाई के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NIAB डिवाइडेड बाय K, ये आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा निकालें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करंट सेंसिटिविटी फॉर कॉइल M1 डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी फॉर कॉइल M2 कितना होगा। तो इट इज phi1 upon I1 डिवाइडेड बाई phi2 upon I2 होगा, किसके बराबर हो जाएगा, phi1 upon I1 मल्टीप्लाइड बाई I2 upon phi2 के बराबर होगा। सो व्हाट इज phi1, तो पहले कॉइल के लिए यही जस्ट phi1 हमें लिख देना है, तो ये हो जाएगा N1 I1 A1 B1 डिवाइडेड बाई K1 मान लेते हैं पहले, और ये हो जाएगा आपका नीचे I1 है ऑलरेडी, मल्टीप्लाइड बाई I2 डिवाइडेड बाई phi2 कितना है N2 I2 A2 B2 डिवाइडेड बाई K2 ऊपर चला जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे K2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली K1 और K2 है वो इक्वल है, इसका मतलब K1 और ये K2 जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि K1 और K2 इक्वल है। यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। सो ये जो करंट सेंसिटिविटी फॉर M1 डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी फॉर M2 का जो रेशियो आया वो कितना आया आपका N1 B1 A1 B1 डिवाइडेड बाय N2 A2 B2 के बराबर हुआ। जस्ट ये वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो N1 की वैल्यू वहां पे देखिए क्या हुआ है, N1 की वैल्यू कितनी है, ये 30 है, राइट। सो इट इज 30, ये 30 है। सो 30 मल्टीप्लाइड बाई A1 3.6 इंटू 10⁻⁻3 और फिर इसके बाद से B1, सो B1 इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला डिवाइडेड बाई व्हाट इज N2 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 इंटू 10⁻³ और B2 कितना है 0.50 टेस्ला, ठीक है। और यहाँ पे आंसर कितना है 30/42, इसको भी आप काट सकते हो, तो ये 15 बाई हाउ मच इट इज 6 से काट दो तो 5 डिवाइडेड बाई 7, तो 5/7 एक्चुअली ये इसका रेशियो आएगा करंट सेंसिटिविटी फॉर कॉइल 1 डिवाइडेड बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल 2, इन दोनों का बेसिकली जो रेशियो आएगा। नाउ व्हाट अबाउट वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगा फॉर M1 वो किसके बराबर हो जाएगा, वो होता है ये आपका किसके बराबर होता है
v अपॉन डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा उसका, वही डिफ्लेक्शन है आपका, तो दैट इज n1 i1, ये किसके बराबर हो जाएगा, n1 i1 a1 b1 डिवाइडेड बाय k1, ये हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज दैट इज v1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका जो दूसरा वाला होगा, हाँ, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि n1 आपका a1 और ये हो जाएगा b1, i1 को आप नीचे लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा आपका k1 अपॉन v1 अपॉन i1। v अपॉन i जो होता है ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, इट इज r इक्वल टू r, सो इट कैन बी रिटन एज n1 a1 b1 डिवाइडेड बाय k1 into r1, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं यार? तो ये हमारा हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर m1। फिर उसके बाद से वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर m2 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका n2 a2 b2 डिवाइडेड बाय k2 into r2, ये हमारा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर m1 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर m2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जस्ट यही वैल्यू हमें पुट कर देना है कि n1 a1 b1 डिवाइडेड बाय k1 into r1, और फिर उसके बाद से नीचे लेकर के जाएंगे, इट इज n2 a2 b2 डिवाइडेड बाय k2 into r2। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, जस्ट इसको उलट दीजिए आप, n1 a1 b1 डिवाइडेड बाय k1 into r1 मल्टीप्लाइड बाय k2 r2 डिवाइडेड बाय n2 a2 और b2। जस्ट मैंने क्या किया, इसको उलट दिया, तो ये n1 a1 b1 डिवाइडेड बाय k1 r1, फिर ये ऊपर चला जाएगा k2 r2 डिवाइडेड बाय n2 a2 b2। ठीक है, k1 से k1 कैंसिल गिवन है, तो फिर उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, n1 a1 b1 r2 डिवाइडेड बाय n2 a2 b2 r1, ये याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज देखें कि n1 a1 b1 n2 a2 b2, इसका हम फायदा ले लें, n1 a1 b1 डिवाइडेड बाय n2 a2 b2 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, वो वैल्यू एक्चुअली 5/7 है, n1 a1 b1 n2 a2 b2, राइट। तो क्या हम इसके जगह पे 5/7 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय r2 क्या है, r2 इज इक्वल टू है 14, और नीचे जो है r1 जो है वो आपका है 10, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा। ठीक है, ओके, इसमें एक चीज है, देखिए हमने जो निकाला है यहाँ पे कि करंट सेंसिटिविटी m1 डिवाइडेड बाय m2 निकाला है, मतलब रेशियो एक्चुअली m1 बाय m2 है, लेकिन इनफैक्ट वो क्वेश्चन में दिया गया है कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी m2 बाय m1 निकालना है। तो अगर मान लेते हैं कि देखिए करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे m1 बाय m2, मतलब ऐसा हुआ है कि m1 बाय m2 जो आया हुआ है वो 5/7 है, राइट। तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है m2 बाय m1, m2 बाई m1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, ये रेशियो। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चूंकि 1:1 का ही रेशियो है, सो सिंस m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1, दिस इंप्लाइज m2 बाई जो m1 होगा वो क्या होगा, ये भी 1:1 का रेशियो होगा। तो मेरे ख्याल से इसको डिराइव करते हुए आप पहले से ही इसको आप ले लीजिए, मतलब जो है आप ले सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट में भी इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये m1 बाई m2 निकालना है इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि ये जो है एक्चुअली m2 बाई m1 निकालना है, m1 बाई m2 नहीं निकालना। ठीक है, तो ये आंसर एक्चुअली यहाँ पे ये होगा m2 बाई m1, और यहाँ पे तो दोनों आंसर सेम होगा क्योंकि रेशियो सेम आ रहा था 1:1 का। ठीक, तो प्रॉब्लम 4.11 क्या बोल रहा है कि इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, एक चैम्बर है जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप किया गया है। तो हमने माना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड डायरेक्शन, एंड बी वैल्यू इज 6.5 गॉस। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर जो है फेंका जा रहा है, शॉट किया जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के नॉर्मल हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड है और इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री। सो एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ दैट, राइट। तो हमें क्या निकालना है कि एक्सप्लेन पहले तो ये करना है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कल कैसे होगा। तो आप जानते हैं ये चीजें को बहुत आसानी से मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको, अगर आप वीडियो देखें कि
इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर जब इंटर करता है तो उस पे एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्या लगता है F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B, ये फोर्स लगता है। तो फोर्स जो होगा हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी आप देखें चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इट इज माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, वेलोसिटी डायरेक्शन इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? सो इट इज V क्रॉस B। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर की तरफ जाता, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पे इंटर करेगा उस पे एक फोर्स लगेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन अगर इंटर किया यहाँ पे तो उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा यहां से V क्रॉस B से, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे उस फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होता है V क्रॉस B, ये को जो डायरेक्शन होगा इधर, फिर उसके बाद से यहाँ पर ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से एक्चुअली क्या होगा, एक सर्कल हमारा बना लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको ये चूंकि थ्योरी में भी है, साइक्लोट्रॉन मोशन में ही है कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस केस में उसका जो पाथ होता है वो सर्कल होता है, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सो इट विल बी ए सर्कुलर पाथ। बट इफ थीटा मतलब V क्रॉस B जो है अगर आपका किसी एंगल में है, दैट इज आपका 90 डिग्री अगर नहीं होता है, किसी एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेट अस कंसीडर, तो उस केस में हमारा जो पाथ होता है, हमने देखा था कि वो जो पाथ होता है वो सर्कल के अलावा एक आपका लीनियर भी होता है, जिसको हम कंबाइन करेंगे तो एक हेलिकल पाथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम परपेंडिकुलर इंटर करा रहे हैं तो इसका जो पाथ होगा वो सर्कल हो जाएगा। तो जब सर्कल पाथ होगा तो फिर उसके बाद से लेट अस कंसीडर इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपका r है। तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चूंकि जब पाथ आपका सर्कल हो जाएगा तो उस केस में यानी कि वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने लगा। तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो आपको पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, that will be equal to the magnetic force that is QVB sin theta के बराबर होगा। But here theta is equal to 90 degree, so you can write it is QVB, right? तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। तो हमें चूंकि निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि रेडियस कितना होगा। यहाँ से V से V कैंसिल, सो R इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे mv डिवाइडेड बाई Q इनटू B के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन है, सारा चीज आपको नोन है। m इज द इलेक्ट्रॉनिक मास, सो इट इज 9.1 इनटू 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी जो है वो कितना है, 4.8 इनटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपका Q इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो इट विल बी इक्वल टू 1.6 इनटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.5 गॉस, दैट मींस 6.5 इनटू 10⁻4 टेस्ला, बिकॉज 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻4 टेस्ला। तो मैंने वही बताया था, यूनिट का मिक्सिंग नहीं करना है, बिल्कुल यूनिट सेम फॉर्म में होना चाहिए। सो इट इज 6.5 इनटू 10⁻4 टेस्ला हमारा हो जाएगा। सो ये आपका रेडियस होगा, जो कि ऑफ कोर्स वो मीटर में आएगा रेडियस, क्योंकि सारा का सारा अगर ऐसा सिस्टम में है तो ये मीटर में हो जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट इट विल बी। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है, 4.2 इनटू 10⁻² मीटर। सो ये आपका इसका रेडियस आता है। ओके, फिर उसके बाद से नाउ इसी में ये आपका जो प्रॉब्लम 4.12 जो है, जो प्रॉब्लम 4.12 है, इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। अगर हमें इसका फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है तो न्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली वही हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम देखिए उसको, अगर आपको पता नहीं है तो ऑफ कोर्स डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QB अपॉन 2πm, इसके बराबर होता है हमारा। लेकिन ये होता कैसे है, इनफैक्ट देखिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू, जब चूंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो एक चक्कर को पूरा करने में कितना वक्त लगाएगा उसी को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। सो इट इज 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो यहाँ पे r/v कितना होगा, इनफैक्ट यहीं से हम देख सकते हैं r इज इक्वल टू mv अपॉन QB होता है। सो r/v कितना होगा, यहाँ से सिंस यहाँ पे वही लिखेंगे कि सिंस r इज इक्वल टू mv अपॉन q इंटू b होता है, दिस इंप्लाइज r/v इज इक्वल टू m अपॉन q इंटू b। जस्ट इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें
तो T इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई R अपॉन V इज इक्वल टू M अपॉन Q इंटू B के बराबर होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? then since फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर टी, इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 1 ओवर 2 पाई m अपॉन q इंटू बी, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होगा आपका qb अपॉन 2 पाई m के बराबर होगा। जस्ट पूरा वैल्यू, क्योंकि q जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, हेंस न्यू इज इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलरेडी गिवन है, इट इज 6.5 into 10⁻⁻4 टेस्ला, और 2 पाई दैट इज 2 into 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है, सो न्यू इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, इट इज 1.6 into 6.5 divided by 2 into 3.14 multiplied by 9.1 multiplied by 10⁻⁻19 minus 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस 31, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1.8 into 10⁻⁷ हर्ट्ज एक्चुअली ये वैल्यू आपकी आएगी, राइट। सो इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है। और फिर जो सेकंड पार्ट इसका दिया गया है, वो सेकंड पार्ट क्या है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या ये जो आंसर है फ्रीक्वेंसी, दैट इज डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा नो, दैट इज फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी और इवन रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम 4.13 है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 मीटर टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पीयर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक आपका सर्कुलर कॉइल है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली आपने सस्पेंड करके रखा है। तो बी जो है एक्चुअली वो यूनिफॉर्म है, और क्या क्या दिया हुआ है, सर्कुलर जो कॉइल है इसका जो टर्न है वो आपका कितना है 30 टर्न्स है, 30 टर्न्स है, और इसका जो रेडियस है बेसिकली यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो आपका गिवन है, क्या है 8 सेंटीमीटर रेडियस। इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो है आपका 1.0 टेस्ला। और फिर बोल रहा है कि द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम विद द नॉर्मल टू द कॉइल। इस कॉइल के नॉर्मल में अगर एक लाइन हम बना दें और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। तो गिवन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा गिवन है। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम द टर्निंग। यस, इसका मतलब हमें टॉर्क ही निकालना है, उस टॉर्क का फिर हम काउंटर कर लेंगे कि उतना ही टॉर्क आप एंटी डायरेक्शन में लगाओ तो वो रोटेशन से प्रिवेंट हो जाएगा, रोटेशन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें टॉर्क निकालना है। सो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस टॉर्क, सो सिंस टाउ इज इक्वल टू इट इज ऑफ कोर्स m क्रॉस b, आपको पता होगा, तो इट इज mb sin थीटा, ये आपको पता होगा। टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो यहां से हम लिखेंगे कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू दिस, और m क्या है एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा NIA विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये हो जाएगा b sin थीटा। सो टाउ इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला हुआ, जस्ट इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 टर्न, और I की वैल्यू है आपका 6 एम्पियर, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्चुअली A जो है एरिया है, तो एरिया चूंकि ये सर्कल है तो सर्कल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और R की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 0.08 मीटर, और इसका स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, वो है हमारी 1 टेस्ला, सो इट इज 1, और फिर उसके बाद से साइन, और ये हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट, 60 डिग्री हमारा एंगल बना रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यार। So now what it will be, so tau is equal to, जस्ट इसकी वैल्यू हमें पुट करना है, ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, और ये कितना हो जाएगा 64
इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 0.08 कितना होगा, ये 64 तो हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 4 यानी कि 0.0064 आएगा। इसको मैंने कितना लिख दिया, 64 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴, ठीक है, इंटू साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। जस्ट इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो जो टाउ की वैल्यू आती है वो आती है 3.1 न्यूटन मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये वैल्यू आती है। जस्ट प्लीज इसको मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है टाउ की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इतना काउंटर टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही टॉर्क एक्चुअली इस पे लगेगा जो रोटेट करेगा। तो इसका मतलब इसको रोटेशन से अगर बचाना है तो आपको उतना ही टॉर्क, एंटी टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा। दैट मींस दिस एंटी टॉर्क of that magnitude 3.1 has to be applied on this coil to prevent rotation. Okay. फिर इसका जो लास्ट का जो इसमें जो दूसरा सेक्शन है इसका, would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आंसर बी इसका है, मतलब बी का जो आंसर होगा, क्या आंसर आपका चेंज हो जाएगा इफ द सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल है उसको हम कोई भी इरेगुलर शेप का अगर हम ले लें, कोई भी इरेगुलर शेप ले लें यहाँ पे, मतलब कोई भी सर्कुलर कॉइल को रिप्लेस कर दें किसी भी इरेगुलर शेप से, लेकिन दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया। यहाँ पे जो है आपका एरिया सेम है, सेम एरिया यहाँ पे, यहाँ पर भी आपका सेम एरिया है, ये आपका सेम है। तो जब ये एरिया एक्चुअली सेम हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि एरिया पे ऑफ कोर्स डिपेंड कर रहा है, लेकिन एरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो जब एरिया चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क एक्चुअली उतना ही लगेगा। सो तो आंसर क्या है, आंसर है नो, टॉर्क विल नॉट चेंज। तो आज का जो वीडियो रहा, हमने वो चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है हमने उसको किया। आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।